नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भाग 2 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात की थी। आज मैं कुछ और महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात करूंगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा एक अधिगम अंतरण अर्थात स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया है धनात्मक अंतरण, भावात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण और शून्य अंतरण। तो इसका सही उत्तर होगा भावात्मक अंतरण या अफेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसमें जो 3 प्रकार हैं उसमें पहला है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, दूसरा है निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और तीसरा है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जबकि भावात्मक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इसमें नहीं आएगा। तो इसमें सही विकल्प इस प्रश्न के अनुसार भावात्मक अंतरण होगा। नेक्स्ट सवाल, अधिगम अंतरण के समान तत्व सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स का प्रतिपादन किसने किया। इसमें ऑप्शन ये गलत लिख गया है, ग से शुरू हो गया है। इसमें पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, तीसरा है पावलोव और चौथा है वुडवर्थ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। ये गलत लिख गया है। तो समान तत्व सिद्धांत या थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट सवाल, कोहलर ने सूझ सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु छड़ी एवं बॉक्स समस्या संबंधी प्रयोग किस जानवर पर किया। ऑप्शन दिया है बिल्ली, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है चिंपैंजी, चौथा है चूहा। तो इसका सही उत्तर है चिंपैंजी। चिंपैंजी जिसका नाम था सुल्तान के ऊपर ये प्रयोग कोहलर एंड कोफका द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन निर्धारित करता है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन दिया है बर्ट, वैशलर, बकिंघम, स्पीयरमैन। तो इसका सही उत्तर होगा वैशलर। नेक्स्ट, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है बिने, साइमन, बर्ट, थर्स्टन। इसका सही उत्तर होगा बिने। नेक्स्ट, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है बिने, स्पीयरमैन, गिलफर्ड, थर्स्टन। इसका सही उत्तर है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था फैक्टर एस एंड फैक्टर जी। एस का मतलब हुआ स्पेसिफिक फैक्टर और जी का मतलब हुआ सामान्य या जनरल फैक्टर। उन्होंने बताया था कि 2 फैक्टर हैं और जिसमें जितना अधिक जनरल फैक्टर होगा उसके अंदर उतना ही अधिक स्पेसिफिक फैक्टर भी होगा। नेक्स्ट है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। इसमें ऑप्शन है बिने, साइमन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन। इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ऑप्शन है बिने, साइमन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन। इसका सही उत्तर है थर्स्टन। नेक्स्ट, बुद्धि के त्रि-आयाम सिद्धांत 3 डायमेंशनल थ्योरी या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल या SI मॉडल का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है गिलफर्ड, दूसरा ऑप्शन है साइमन, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, चौथा ऑप्शन है थर्स्टन।
इसका सही उत्तर है गिलफर्ड। गिलफर्ड ने 3 डायमेंशनल थ्योरी दिया था। नेक्स्ट है, गिलफर्ड ने अपने बुद्धि के सिद्धांत में सभी बौद्धिक योग्यताओं को कितने आयामों पर सुसज्जित किया है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर होगा 3। कौन कौन से थे? ऑपरेशन या संक्रिया, दूसरा कंटेंट, तीसरा प्रोडक्ट। पहला है ऑपरेशन, दूसरा कंटेंट और तीसरा प्रोडक्ट। पहले में 6 हैं, दूसरे में 5 और फिर तीसरे में 6। तो इस तरीके से टोटल आपके 180 और इस समय तो लेटेस्ट में 210 बताया जाता है टोटल। तो इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा आपका 3। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है बिने, दूसरा है साइमन, तीसरा है टर्मन और चौथा है स्टर्न। तो इसका सही उत्तर होगा बिने। बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था। बुद्धि परीक्षण किया, उसमें मानसिक आयु का ही कॉन्सेप्ट दिया गया था। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा मानसिक आयु, यहाँ पर हम लोग बुद्धि लब्धि आईक्यू की बात करेंगे और इसका ऑप्शन है बिने, स्टर्न, टर्मन, साइमन। इसका सही उत्तर होगा स्टर्न। बुद्धि लब्धि की जहाँ पर बात आएगी वहाँ पर स्टर्न और मानसिक आयु की बात आएगी वहाँ पर बिने। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया है मानसिक आयु ऑब्लिक तैथिक आयु अर्थात मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। दूसरा ऑप्शन दिया है तैथिक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100 अर्थात CA अपॉन MA इंटू 100। तीसरा ऑप्शन दिया है मानसिक आयु तथा ऑब्लिक तैथिक आयु इंटू 100 मेंटल एज अपॉन CA इंटू 100। और चौथा ऑप्शन दिया है तैथिक आयु अपॉन मानसिक आयु CA अपॉन MA। तो आप इसमें देख लीजिए और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मानसिक आयु तथा मानसिक आयु अपॉन तैथिक आयु इंटू 100 मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। और इसको याद करने का आपके पास एक अच्छा फार्मूला है, इसको आप याद कर सकते हैं। मेंटल एज यानी कि मानसिक हमेशा या दिमाग हमेशा ऊपर होता है, मन ऊपर होता है, तो मेंटल एज हमेशा ऊपर रहेगा और क्रोनोलॉजिकल एज नीचे रहेगा। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बुद्धि लब्धि का फार्मूला मानसिक आयु अपॉन तैथिक आयु इंटू 100। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिकों द्वारा सामान्य बुद्धि के लिए निर्धारित बुद्धि लब्धि वर्ग है। इसमें ऑप्शन दिया है 111 से 120, 90 से 110, 81 से 90 और चौथा दिया है 121 से 40। तो इसका सही उत्तर होगा 90 to 110। 90 के नीचे एवरेज में नहीं आएगा और 100 के ऊपर गिफ्टेड में चला जाता है या एवरेज से ऊपर हो जाता है और 90 से नीचे एवरेज से बिलो। तो एवरेज की अगर बात की जाएगी तो 90 to 110। नेक्स्ट, भारत में बुद्धि परीक्षाओं का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है इसमें दिया है NB भाटिया, दूसरा है S गुलाटी, तीसरा है BK मिश्रा और चौथा है CH राइस। तो इसका सही उत्तर होगा CH राइस। अगर भारत की बात आएगी तो वहाँ पर CH राइस होगा। नेक्स्ट है,
बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने द्वारा कब किया गया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला इसका ऑप्शन दिया है 1905, दूसरा है 1907, तीसरा है 1910, चौथा है 1912। तो इसका सही उत्तर होगा 1905। बीने ने जो पहला मानसिक आयु परीक्षण बनाया था उसको बनाया था 1905 में। नेक्स्ट है भाटिया क्रियात्मक परीक्षण माला भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट में कितने सहायक यानी कि सब टेस्ट हैं? पहला ऑप्शन दिया है 10, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 12। तो इसका सही उत्तर होगा 5। जो भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट है या भाटिया बैटरी टेस्ट कहते हैं इसे, उसमें 5 सब टेस्ट हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से थर्स्टन के सिद्धांत में प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया है सांख्यिक योग्यता, स्मृति, यांत्रिक योग्यता और शाब्दिक योग्यता। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसमें जो सही उत्तर होगा यानी कि जो नहीं है वो होगा यांत्रिक योग्यता। बाकी ये जो हैं सातों उसमें आएंगे और ये यांत्रिक योग्यता इसमें नहीं होगा। तो इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा यांत्रिक योग्यता। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन दिया है लेजारस, दूसरा है पियाजे, तीसरा है टॉलमैन, चौथा है कोहलर। तो इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा पियाजे। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसके अलावा और भी क्वेश्चन जितने पियाजे से बने, किसने कितने दिए, कितने प्रकार बताए हैं, 4 कितने स्टेज बताए हैं, वो स्टेज की एज क्या है हर स्टेज की, वो सारी चीज़ें आप उसमें देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने पियाजे से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बताए हैं। तो इसका इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा पियाजे। नेक्स्ट, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? पहला ऑप्शन है जेम्स, दूसरा है वुंट, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है पावलोव। तो इसका सही उत्तर होगा वुंट। वुंट ने ही सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का स्थापना भी किया था। ये संरचनावाद के जनक भी माने जाते हैं और इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट जो है उसके समर्थक यही हैं और इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट के प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था। तो इससे रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला सवाल, व्यक्ति में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की संकल्पना किसने दी? पहला ऑप्शन दिया है सेल्डन, दूसरा दिया है यूंग, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है पावलोव। जो सेल्डन है, सेल्डन ने तो शारीरिक संरचना के आधार पर दिया था और यूंग जो है, यूंग ने बताया था अंतर्मुखी और बहिर्मुखी या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने प्रकार बताए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यूंग। ठीक है, अगर शारीरिक संरचना के आधार पर पूछा जाए तो उसमें क्रिस्मर और सेल्डन आएंगे, और अगर मनोवैज्ञानिक के आधार पर पूछा जाए तो उसमें यूंग का नाम आएगा। तो इसका सही उत्तर हो गया यूंग। इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का जो विभाजन किया गया है वो किसने किया है, तो उसमें यूंग का नाम आएगा। नेक्स्ट है सृजनात्मकता के जनक कौन है, या सृजनात्मक परीक्षण का किसने प्रतिपादन किया था सबसे पहले? तो उसमें ऑप्शन दिया है स्पीयरमैन, टॉरेंस, थॉर्नडाइक, पावलोव। इसका सही उत्तर होगा टॉरेंस। नेक्स्ट है जब एक कार्य का निष्पादन दूसरे कार्य के निष्पादन में अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तीसरा है शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और चौथा है ऑप्शन क्षैतिज स्थानांतरण या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नकारात्मक स्थानांतरण, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब आप एक कोई चीज़ सीख लेते हैं और उस चीज़ का असर दूसरे पे नकारात्मक पड़ता है तो उसे आप
निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहेंगे। जैसे आपने एक साल में लगातार 2021 करते करते आपने अच्छे से सीख लिया है, और जब आप 2022 में जाते हैं तो उस समय भी आप 2021 डाल देते हैं, तो आपने एक चीज़ को सीखा हुआ है और दूसरी जगह आपको अवरोध उत्पन्न कर रहा है डेट डालने में, तो वो आपका निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाएगा। या आप कोई गाड़ी चलाना जानते हैं और उसकी फंक्शनिंग दूसरे तरीके की है, और दूसरी गाड़ी अगर चलाने जा रहे हैं उसकी फंक्शनिंग दूसरे तरीके की है, तो वहाँ भी आप इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हम लोग नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। नेक्स्ट है, वाहन चलाना सीखना किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन दिया है अधिगम की प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, दूसरा है सोपानिक अधिगम, तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, चौथा है अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इसका सही उत्तर होगा अधिगम की प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और इसके जो प्रतिपादन किया था वो किया था थॉर्नडाइक ने, E.L. थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणवाद के प्रत्यय का संबंध निम्नलिखित नाम से है। पहला ऑप्शन दिया है डीवी, दूसरा है वॉटसन, तीसरा है फ्रायड, चौथा है स्किनर। इसका सही उत्तर होगा फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद या मनोलैंगिक दोनों से संबंध फ्रायड का ही है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक छात्रों के का मापन के लिए विषय, यहाँ पर छूट गया है विषय आत्मबोधन अर्थात टैट मतलब थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट प्रशासित करता है। तो अगर एक अध्यापक छात्रों के डैश जो छूटा हुआ है विषय आत्मबोधन या टैट प्रशासित करता है, वो किस चीज़ के लिए? उपलब्धि के लिए, जागरूकता के लिए, व्यक्तित्व के लिए, अभिवृत्ति के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तित्व। विषय आत्मबोधन, इसमें 31 कार्ड होते हैं और एक सादा होता है, और जो 30 कार्ड होते हैं वो चित्र बने होते हैं, और व्यक्तियों के आधार पर कार्ड को सेलेक्ट करके उनके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। जो टैट है वो टैट प्रोजेक्टिव टेक्निक में आता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ प्रोजेक्टिव टेक्निक में टैट हो गया, रोसार्क हो गया, कैट हो गया, इस तरीके से व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कई परीक्षण बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के संदर्भ में दी गई सर्वमान्य परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? इसमें ऑप्शन दिया है आइजेंक, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है आलपोर्ट, चौथा है कैटल। तो इसका सही उत्तर होगा आलपोर्ट। आलपोर्ट ने 49 डिफिनीसन को स्टडी करके अपनी 50वीं या 50वीं जो डिफिनीसन दी थी, और वो काफ़ी सर्वमान्य थी, काफ़ी प्रचलित भी हुई थी, मतलब है अभी भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। और इन्होंने अपनी डिफिनीसन में उसमें कुछ चेंज भी किया था, अगर उनको उसमें एहसास हुआ कि इसमें कुछ गलती रह गई है, तो जो इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा आलपोर्ट। नेक्स्ट है, रोसार्क परीक्षण किसका मापन करता है? ऑप्शन दिया है बुद्धि, दूसरा है उपलब्धि, तीसरा है स्मृति, चौथा है व्यक्तित्व। तो इसका भी सही उत्तर होगा व्यक्तित्व। रोसार्क परीक्षण, टैट, कैट, इस तरीके के सारे प्रोजेक्टिव टेक्निक में आते हैं, और ये व्यक्तित्व का मापन करते हैं। इसमें भी कार्ड का यूज़ किया जाता है, इसमें 10 कार्ड यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कोहलर, दूसरा है कोफका, तीसरा है उसुबेल या आसुबेल, और चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत की अगर आप बात करें तो इसमें कोहलर, कोफका, आसुबेल सभी आएंगे। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है,
व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? पहला ऑप्शन दिया है एजेंक, दूसरा है मिस्केल, तीसरा है अल्पोर्ट और चौथा है कैटल। अभी हमने पिछला सवाल पूछा, बिल्कुल सेम उसका उत्तर यही होगा अल्पोर्ट, और अल्पोर्ट ने यही डिफिनीसन दी थी जो सर्वमान्य है, और ये 50वीं डिफिनीसन है। 49 परिभाषाओं का अध्ययन करके उन्होंने एक निचोड़ निकाला था और ये उसके अनुसार ये परिभाषा उन्होंने दी थी। तो इसका सही उत्तर होगा अल्पोर्ट। और इन्होंने ये डिफिनीसन जो दी थी वो दी थी 1937 में, और इसी डिफिनीसन में इन्होंने बाद में चेंज किया था, जो दिया हुआ है वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, अर्थात यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। इसमें इनको लगा कि ये कहीं इसमें कुछ त्रुटि रह गई है, और उसके बाद से इन्होंने इस डिफिनीसन को चेंज किया, और पूरी डिफिनीसन को नहीं, बस सिर्फ इस लास्ट स्टेटमेंट को, जिसमें इन्होंने बाद में 1961 में कहा कि यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड थॉट, अर्थात पहले कहने का मतलब था कि वातावरण के साथ समायोजित कर ले, और बाद में उन्होंने कहा कि अगर उसके व्यवहार अपना खुद अव्यक्तित्व इस तरीके का है तो वो अपने विचारों के द्वारा उस वातावरण को बदल दे। तो आज ये हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे, तो आप हमारा वीडियो लगातार देखते रहिए, जिससे कि आपको परीक्षा में काफ़ी सहायता मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।